प्रिय विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने पढ़ लिया था कि इस नीलकंठ पाठ में कि जो महादेवी वर्मा लेखिका हैं वो मोर के बच्चों को लेकर आई थी और किस प्रकार से उसने उनको अपने कमरों में रखा। और एक जो बिल्ली थी, अगर बिल्ली चित्रा उसको पता चल जाता तो उसकी क्या स्थिति होती। अब हम उसके आगे वाले भाग को देखते हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, कहने का मतलब जैसे चिड़ियाघर में होता है अस्त व्यस्त और पूरा चिड़ियों का एक बसेरा सा हो जाता है, तो ऐसे ही उसके कमरे का हाल हो गया था। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। चिड़िया घर बना रखा था लेखिका ने अपने घर के बाहर की तरफ, और एक जाली घर था, उसी में वो सारे जीव जंतु रहते थे। आगे देखिए, दोनों नवागंतुक कौन होते हैं? अर्थात जो नए नए आने वाले होते हैं, एक तरीके से मेहमान ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया। कुतूहल का मतलब आश्चर्य, जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। नववधू का मतलब होता है नई आने वाली बहू। जिस प्रकार ससुराल में नई बहू आती है तो उनको देखने के लिए जो है वो सारे के सारे लालायित रहते हैं। इसी प्रकार से लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। लक्का एक तरीके की प्रजाति होती है, कबूतर का एक प्रकार है। वो नाच रहे थे लेकिन वो छोड़ करके उसकी ओर, उन दोनों की ओर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गुम की रागिनी अलापने लगे। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से ये संगीत गाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। सभासद का मतलब सदस्य, जैसे सभा में कोई सदस्य बैठे रहते हैं ना, इसी प्रकार से वो एक क्रम में बैठकर और देखने लगी कौन आ गया। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल आ गया इसका मतलब है भूकंप आ गया, मतलब बहुत गहमा गहमी हो गई थी। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली बनना। मतलब जिस प्रकार से इल्ली से तितली बनते हैं, अर्थात छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ जब बनती है तो उसमें जिस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसी प्रकार से उनका परिवर्तन होने लगा। अब मोर के सिर की कलगी और सघन का मतलब घनी, ऊंची तथा चमकीली हो गई। अब वो जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होने लगे तो उसमें मोर और मोरनी के जो लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम का मतलब होता है तिरछी, मुड़ी हुई और नुकीली हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति, नीलाभ का मतलब होता है नीली, द्युति का मतलब होता है चमक या कांति, झलकने लगी। लंबी नील हरित, नीली और हरी ग्रीवा का मतलब गर्दन। मोर की गर्दन आपने देखी है, हल्की नीली हरी गर्दन होती है। कि हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में, दक्षिण और वाया मतलब सीधा और उल्टे दोनों पंख, जो दोनों पंख हैं में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे मतलब चमक उठे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। कहने का भाव यहाँ पर है कि जैसी वो क्रियाकलाप करता था उस गति का
जो चित्र है वो सिर्फ हम उसको देखकर ही महसूस कर सकते हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत, श्याम मतलब काला, श्वेत मतलब सफ़ेद, पत्र लेखा मंथर गति का मतलब होता है धीमी गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब सही, सहचारिणी, सहचारिणी का मतलब साथ में रहने वाली होने का प्रमाण देने लगी। अर्थात जो मोरनी थी उसका भी विकास हुआ और वो धीमी धीमी गति से मोर के साथ में ही वो रहती थी। नीलाभग्रीवा, नीलाभग्रीवा मतलब नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। अब आपसे बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोर जो था नीलकंठ, उसका नाम नीलकंठ क्यों रखा गया और राधा का नाम राधा किस प्रकार से पड़ा। तो आप इसको यहाँ से ध्यान रखना है कि नीली गर्दन के कारण जो है मोर का नाम तो नीलकंठ रखा और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम क्या रखा, राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार, चंचू प्रहार का मतलब होता है अपनी चोंच से चोट पहुंचाकर उसे दंड देने को दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते, आर्त क्रंदन का मतलब होता है कि जब तक वो पीड़ा से और रोने नहीं लग जाते तब तक उन्हें अधर में ही लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार, कर्णवेध संस्कार का मतलब जब उसकी नुकीली चोंच खरगोश के कानों को पकड़ती तो वहाँ से कान चिर जाता था और कान में छेद हो जाता, तो वो कहा है कर्णवेध संस्कार हो जाता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में, सघन का मतलब घने, छुआ का सा खेलते रहते। जैसे लुका छुपी हम खेलते हैं इस प्रकार से वो खेल खेलते रहते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया, अर्थात सांप ने एक छोटे खरगोश को पकड़ लिया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। मंद स्वर किसका? उस खरगोश के बच्चे का। व्यथा का मतलब पीड़ा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ था वहाँ से एक ही झपट्टे में वो नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, कि अगर मैं सांप के फन पर चोंच मारूंगा तो हो सकता है कि वो खरगोश भी अधिक घायल हो जाए। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। कौन हो गया अधमरा? सांप। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट का मतलब एक तरीके से बेहोश सा, उसको कोई चेतना नहीं थी। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका, केका का मतलब जो उनकी ध्वनि होती है, उनका स्वर होता है, उसको कहते हैं केका,
से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, अर्थात उसकी देखभाल भी वो करता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन, कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं, गणेश जी से बड़े हैं, तो कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो मोर है उसका रूप रंग बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो उतना ही खतरनाक भी होता है। जब सांप जैसे जो हिंसक जीव है, जहरीले जीव है, उसको मार देता है, तो इसका मतलब ये है कि सांप को मारने में वो सक्षम है, तो वो दूसरे जीव जंतुओं की रक्षा भी कर सकता है। इसीलिए कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को ही चुना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।